इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो सा होता है ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बाद एक बैटरी लगी होती है। इनका सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। मैंने सारा पढ़ लिया है, हमने सारा पढ़ लिया है। इसका पार्ट 3 अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो वो लाजमी देखिए, वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ, कुछ नहीं होता, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो इलेक्ट्रोड जो से होते हैं एक बैटरी के साथ जुड़े होते हैं। बोर्ड जो सा इलेक्ट्रोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा वो क्या होगा, वो एनोड होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा इलेक्ट्रोड वो होगा कैथोड, ठीक है। और करंट जोन से है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जोन से होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहते हैं। जब हम करंट स्टार्ट करते हैं ना तो एंड उसी वक्त ही, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी बहते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, समझ आ गई। करंट का क्या काम होता है, करंट जो सा है ये बीच में जो सा इलेक्ट्रोलाइट है H2 हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम आयोनाइज होता है, लेकिन जब आप इसमें एसिड की कुछ बूंदे डाल देंगे, HCl डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तब क्या होगा, ये आसानी से अपने बहुत ये 100% आयोनाइज हो जाएगा। पहले ये 100% में से 30% 20% हो रहा था, अब ये पूरा 100% ही हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना। करंट क्या करेगा, करंट हाइड्रोजन के यानी कि H2O के बॉन्ड्स को तोड़ेगा। H2O के अंदर जो उनसे बॉन्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बने हुए हैं, दो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के एक एटम के दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बॉन्ड बने होते हैं। तो ये करंट का क्या काम होता है, ये बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है ना। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, पूरे सोल्यूशन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। आप ऐसे याद कर लें कि एनोड है, ठीक है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि देखिए एनोड और ये ऑक्सीडेशन, इसमें कुछ इन दो अल्फाज में कोई आपको सिमिलर चीज़ नज़र आ रही है, सिमिलर चीज़ नज़र आ रही है मुझे तो। ये देखें ए है ना, ये ओ की तरह नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एनोड जो सा उस पर ये ओ जो सा है ये किसके शुरू में आ रहा है, ऑक्सीडेशन के। तो इसका मतलब क्या है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि जो सा कैथोड है, जब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ऐसे याद कर लो कि एनोड के शुरू में ए आ रहा है जो कि ओ से तकरीबन सिमिलर ही होता है, ठीक है ना, एनोड से तकरीबन सिमिलर ही। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ए है, ये ओ है, ऑक्सीडेशन का ये ओ है, ये एनोड का ए है। इसमें ये एक गोल दायरा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी गोल दायरा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड में रिडक्शन होगी। अब उसके बाद क्या कहता है, तो इसके बाद हमने करना क्या है कि जब हम करंट छोड़ते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स तो इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से आयंस पैदा होते हैं। आयंस जो उनसे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने वो रिस्पेक्टिव कैथोड्स की तरफ यानी कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, यानी कि H+ आयंस जोन से होंगे वो नेगेटिव कैथोड के पास जाएंगे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में शादी हो जाएगी। इसी तरीके से OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन जोन से है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आ गई। अब यहाँ पर ये है जी, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है, टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तभी तो आयंस टूटेंगे ना। इलेक्ट्रिक करंट जब सॉल्यूशन में से गुजरेगा तभी ये H2O जो सा है वो H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस में टूटेगा, अदरवाइज़ तो नहीं ना टूटेगा। तो ये क्या होगा,
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन कि जिसको चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ उसे देते हैं, या तो करंट देंगे, या तो आप हीट देंगे, या कोई ना कोई चीज़ देंगे उस केमिकल रिएक्शन को, फिर जाके वो चलेगा। हम इसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो खुद ब खुद नहीं होता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सा केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक। ये प्रोसेस जो सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। जितना भी प्रोसेस हो रहा है इससे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को जो सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें इसको कहते हैं जी इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस है, इसका एक प्रोसेस है, ये है यह हाइड्रोलाइसिस। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है, घबराना नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस ही हो रही है, दोनों में हो रही है। मैंने आपको सोडियम क्लोराइड बड़ी तफसील से पढ़ाया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब ये पार्ट 3 में मैं हाइड्रोलाइसिस पढ़ा रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे कि डिकम्पोजिशन कंपाउंड करेंगे, यानी कि ये देखें कि ये प्रोसेस जो सा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सा प्रोसेस हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इन दोनों सेल्स में कॉमन प्रोसेस हो रहा है, एक कॉमन प्रोसेस हो रहा है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इन दोनों सेल्स में एक कॉमन प्रोसेस हो रहा है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। जब ठीक है ना, जब करंट पास होता है इसके अंदर से, तभी H2O जोन सा है वो अपने ही कंपोनेंट्स में टूटता है, H+ और OH नेगेटिव। ना कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपोनेंट Na+ और OH नेगेटिव थे, तो Na+ और OH नेगेटिव में थोड़ी ना टूट रहा है। H2O में क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अपने ही कंपोनेंट्स में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही। ठीक है ना, हाइड्रोजन प्रोटोन आयन जो भी कह लो, हाइड्रोजन आयन प्रोटोन आयन इसमें टूटेगा और हाइड्रोक्सल आयन में टूटेगा, 2 आयन्स में टूटेगा। समझ आ गया आपको, टूट गया जी, ब्रेक हो गया ये। ठीक है ना, मैंने यही समझाया कि ये टूटेगा किसकी मौजूदगी में टूटेगा, करंट की मौजूदगी में टूटेगा। करंट इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है ना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये टूट जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम करंट को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अपने कंपोनेंट्स में टूट गया, H+ और OH नेगेटिव। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हेन पासिंग थ्रू इन द सोल्यूशन, व्हेन पासिंग करंट इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट ऑफ अ कंपाउंड। एग्जांपल है जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, डाउन सेल और नेल्सन सेल, ये 2 एग्जांपल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपाउंड, ये मैंने सारी कंस्ट्रक्शन भी आपको बता दी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं जी इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन H2O जोन से है, ये अपने कंपोनेंट्स में टूटता है। H2O एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से H+ और OH नेगेटिव आयंस दो आयंस टूटेंगे। ठीक है ना, एक H2O मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर इसी तरीके से जब 4 H2O मॉलिक्यूल्स होंगे तो जिसकी वजह से 4 हाइड्रोजन आयन्स टूटेंगे और 4 ही हाइड्रोक्सल आयन टूटेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये मैंने आपको याद कर दहानी के लिए बताया। अब यहाँ पर ऑपरेटर से चेक करें, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है। इसमें क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोड्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसके बने हुए हैं प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं ये। ठीक है ना, और ये बीच में ये पानी है, जो उनसे छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, पानी है। ठीक है, और ये टूटी क्या करती है, ये टूटी प्रेशर अंदर का कम करती है। यानी कि अगर आपने ये ऊपर जो सी गैस पैदा हो रही है उसको अगर बाहर निकालना है, टूटी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये वाटर है H2O इसके अंदर। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। पॉजिटिव को हम एनोड कहेंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होगा बैटरी के उसे हम पॉजिटिव एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा बैटरी के उसे हम कहेंगे नेगेटिव कैथोड। ठीक है ना, जैसे करंट पास होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है
और जबकि उसी वक्त इलेक्ट्रॉन्स जोन से होते हैं, करंट जोन सा, ये करंट का सिंबल है आई, ये क्या करता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। इस तरह जो उनसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पॉजिटिव, वो क्या करते हैं, वो उसी वक्त ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सफ़र कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये था, मैंने आपको कुछ बताया भाई, बहुत ही सिंपल सी सादा सी बात बताई है, घबराने की बात नहीं है। ओके, ये सारा ऑपरेटर्स वही है। कैथोड में एनोड में भी ऑक्सीडेशन होगी, इसमें इसके शुरू में ए आ रहा है, ठीक है, स्मॉल ए, यानी कि एनोड है, एनोड और ऑक्सी। तो ये एनोड जो सा इसके शुरू में ये देखें ओ आ रहा है ना, इसकी भी शुरू में ओ आ रहा है, यानी कि एनोड में ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन किस में होगी, कैथोड में। बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। और जिसकी करंट की मौजूदगी में ये H2 जो सा है ये अपने ही आयंस में टूटेगा, यानी कि अपने ही आयंस में टूटेगा, और ये आयंस जो से होंगे ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि अपने मुखालिफ चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव जो सा है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि इसमें 4 हाइड्रोक्सिल आयन, ये तो टूट गया है ना, H2O मॉलिक्यूल जो सा है इसने 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन बनाए हैं, वो 4 हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। इसमें 4 हाइड्रोक्सिल आयन बनाए हैं ना, इसमें हम उसकी बात कर रहे हैं। ये देखें 4 हाइड्रोक्सिल आयन बना दिए, 4 हाइड्रोक्सिल आयन बनाए हैं, और हर एक हाइड्रोक्सिल आयन जो सा है, सबसे पहले तो हम सुन लें जी, हाइड्रोक्सिल आयन जो सा होता है ना, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 8 जोन से हैं वो ऑक्सीजन की तरफ से होते हैं, एक जोन सा है वो हाइड्रोजन की तरफ से होता है, और एक जोन सा है इसने हाइड्रोक्सिल ने जोन सा एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उधार लिया होगा, उधार लेने की वजह से इसने नेगेटिव काम किया, नेगेटिव काम करने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एक तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो ये आ गए, और आखिरी वाले शेल में कितने हैं हाइड्रोक्सिल के, आखिरी वाले शेल में वो इतने हैं, 2 4 5 6 8 है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है सर। हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग की हुई है 1 इलेक्ट्रॉन की। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का ये है जी, इसमें 6 इसके बाहरी शेल में होते हैं, और एक छोटा सा हम बना लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा बना लेते हैं हम, यहाँ पर एक छोटा सा हम हाइड्रोजन का एटम बना लेते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, और एक नेगेटिव चार्ज वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो भी बना लेते हैं। और यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन जो सा ऑक्सीजन के पास, यानी कि ऑक्सीजन में ज़्यादा डेफिशिएंसी है, ज़्यादा कम ही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो सा होगा नेगेटिव वाला जो सा OH नेगेटिव में, ये वाला नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये वाला वो इसमें आएगा ना, कि इसमें ज़्यादा कमी नहीं है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसी वजह से यहाँ पर वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस वाले एटम में आएगा ना कि इस वाले एटम में, क्योंकि ये वाला एटम चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है इससे, जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो इस तरफ आएगा ऑक्सीजन के इस एटम में। ठीक है, समझ आ गई आपको? मैंने आपको ये बता भी दिया कि कैसे 10 हैं, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल।
जिसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये आपको जो सा नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो सा ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा 6 इलेक्ट्रॉन वैसे भी ऑक्सीजन के अंदर होते हैं। वैलेंस शेल में 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें जो सा एक इजाफी आ रहा है 7वां इलेक्ट्रॉन जो सा है वो इसके चार्ज वाला, ये वाला चार्ज वाला जो सा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही चला जाएगा, ये निकल गया, ठीक है ना, ये निकल गया ना। तो जब ये निकलेगा तो अब क्या बच गया पीछे, OH, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये निकल गया, ये वाला निकल गया, यानी कि ये जो सा माइनस हुआ है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला ये निकल गया, जिसकी वजह से अब इसके वैलेंस शेल में कितने, ये वाला अब निकल गया, ये वाला ये निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो सा है वो निकल गया, जिसकी वजह से ये जो सा नेगेटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ख़त्म हो गया, OH नेगेटिव है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना। OH नेगेटिव 4 हाइड्रोक्सल के एटम्स में, 4 हाइड्रोक्सल आयंस में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकले तो ये बन गए OH, क्या बन गए, सारे OH बन गए, ठीक है ना। अब ये जो उनसे OH होंगे ना, अब हाइड्रोक्सल आयन जो सा है वो करंट चूँका बीच में पास हो ही जा रहा है, बैटरी जो सी है ये करंट गुजारती जा रही है। अब क्या करेगा, ये जो सा हाइड्रोक्सल आयन है ना, इसमें जो सा बॉन्ड नज़र आ रहा है O बॉन्ड H, ये वाला जो सा बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि करंट की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोक्सल के अंदर जो सा ये बॉन्ड है ये टूट जाएगा, जिसकी वजह से 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ऐसे फ्री रेडिकल्स कि जिसमें जो सा, ये देखें, ठीक है, समझ आ गई, 2 फ्री रेडिकल्स बन गए, क्योंकि OH जो सा इसमें 7 ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखें गिन लें यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन तो खारिज हो गया है, जिसकी वजह से 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। हाइड्रोक्सल के पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं जो कि ओड हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल ऐसा रेडिकल होता है कि जिस पर चार्ज नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये जो सा हाइड्रोक्सल है ना, ये हाइड्रोक्सल जो सा है, ये हाइड्रोक्सल का फ्री रेडिकल ये 2 में टूटेगा, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। जैसे ही ये ऑक्सीजन में टूटेगा और हाइड्रोजन में टूटेगा ना, तो ये जो सा हाइड्रोजन है ये टूट गया जी, ये देखें ये टूट गया, बारी बारी टूटता जा रहा है।